जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हैदर सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TH Academy 1.0 पर। आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, पहले वो जाकर देखें तो और भी ज्यादा इस वीडियो में आपको मजा आने वाला है। आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन को मैं यूं याद कराता हूं, देखो कैसे आसानी से, देखिए कैसे आसानी से हम लोग कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों को याद कर पाते हैं, याद कर लेते हैं, जिनसे एग्जाम में आए बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो कांग्रेस के इन प्रथम 4 अधिवेशनों को एक दूसरे से इंटीग्रेट करके हम याद करने का प्रयास करेंगे, जिनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो आइए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन को देखते हैं, जो 1885 ईस्वी में, जैसे कि आप पिछला वीडियो में चर्चा मैं कर चुका हूं, आप देखे होंगे कि 1885 ईस्वी में बंबई में आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में व्योमेश चंद्र बनर्जी जी को चुना गया था, जिन्हें संक्षेप में WC बनर्जी भी कहा जाता है। पिछला वीडियो में मैं बताया हूं कि यह अधिवेशन जो हुआ था बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इस प्रथम अधिवेशन के अगर प्रतिनिधियों की संख्या की बात करें तो इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वही अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार से एक भी प्रतिनिधि ने प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। वहीं पे अगर हम दूसरे अधिवेशन जो 1886 ईस्वी में हुआ था, कोलकाता में आयोजित किया गया था, अगर इसकी बात करें तो इसके अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी को चुना गया था, जो एक प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। यदि हम इस अधिवेशन के प्रतिनिधियों की संख्या पे बात करें तो कुल 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस अधिवेशन में, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, बिहार से कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, क्योंकि आपको पता है कि कोलकाता जो है बिहार से नजदीक है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस पे हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। यदि आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप बिहार के संदर्भ में जो भी मैं बातें बताऊंगा उस पर विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आइए तीसरे अधिवेशन की अगर बात करें तो 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष के रूप में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया था। और ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई एग्जामों में कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी को कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष 1887 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में चुना गया था। अगर प्रतिनिधियों की संख्या की बात करें तो इस तीसरे अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और बिहार के संदर्भ में देखें तो केवल 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कांग्रेस के इस तीसरे अधिवेशन में। आइए अब चौथे अधिवेशन की बात करते हैं। तो चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में हुआ था इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष के रूप में एक अंग्रेज को चुना गया था। इनका नाम था जॉर्ज यूले। अगर एग्जाम में आता है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे तो आपको याद रखना है जॉर्ज यूले। और इस अधिवेशन में, इलाहाबाद के 1888 के अधिवेशन में अगर प्रतिनिधियों की संख्या की बात करें तो कुल 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस चारों अधिवेशन को आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं अगर एक दूसरे से इंटीग्रेट इसको कर पाए तो। एक चीज आप ध्यान देंगे, ये तो एक क्रम में अधिवेशन हुआ है, तो ये तो आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं कि पहला अधिवेशन 85, उसके बाद दूसरा 86, 87, 88। ये तो सन जो है आसानी से याद रख सकते हैं। यदि हम इन अधिवेशनों के स्थान पे नजर डालें तो आप देखेंगे कि एक अधिवेशन जो है पश्चिम भारत बंबई में हुआ है,
तो दूसरा अधिवेशन पूर्व भारत कोलकाता में हुआ है। तीसरा अधिवेशन दक्षिण भारत मद्रास में हुआ है। तो चौथा अधिवेशन जो हुआ है आप देखेंगे कि ये पूर्व में यूपी के इलाहाबाद में हुआ है। भारत के अलग अलग कोनों में इन अधिवेशनों को आयोजित करने का एक ही मकसद है कि संपूर्ण भारतीयों को किस प्रकार से कांग्रेस से जल्द जोड़ा जाए, ताकि कांग्रेस को एक बड़ी संस्था का रूप प्रदान किया जाए। साथ ही साथ अगर अध्यक्ष चुने गए थे इन चारों अधिवेशनों में, अगर उनको ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो चुने गए थे WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो एक हिंदू अध्यक्ष थे। वहीं पे दादा भाई नौरोजी एक पारसी अध्यक्ष थे और बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो मुस्लिम समुदाय से आते थे। और चौथे अध्यक्ष जो थे एक अंग्रेज अध्यक्ष थे। यानी ये यदि हम प्रथम चारों अधिवेशनों के अध्यक्षों पर नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि चारों अधिवेशनों में लगातार बदल कर अलग अलग संप्रदायों से अध्यक्ष चुने गए। ये इसलिए किया गया ताकि किसी भी भारतीयों को ये न लगे कि कांग्रेस जो है एक विशेष संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करती है। सबको ऐसे लगना चाहिए कि कांग्रेस जो है राष्ट्रीय स्तर की, अखिल भारतीय स्तर की भारतीयों की एक संस्था है। ये भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है, ये किसी विशेष समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। तो अलग अलग भारत के भाग में इस कांग्रेस के लगातार अधिवेशनों का आयोजन करने और अलग अलग संप्रदायों के अध्यक्ष बनाने के परिणाम स्वरूप जल्द ही जल्द कांग्रेस एक बड़ी संस्था के रूप में बनकर उभरी। तो इस तरह से हम आसानी से इन चारों अधिवेशनों को हम लोग याद कर सकते हैं एक दूसरे से इंट्रीगेट करके। आइए अब हम इसके आगे के अधिवेशनों को याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो वैसे तो कांग्रेस के 55 अधिवेशन हुए थे, लेकिन सभी के सभी हमें याद नहीं करने हैं। महज मैं 20-22 अधिवेशन आपको यूं इस वीडियो में ही, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यूं इस वीडियो में ही मैं याद करा दूंगा आसानी से, और जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सभी अधिवेशन को याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगला अधिवेशन जो है 1896 ईस्वी में हुई थी। यह भी अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित की गई। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अधिवेशन कहाँ पे आयोजित की गई, तो कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता उस वक्त भारत की राजधानी थी और मुख्य केंद्र होता था कोलकाता, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वहां पे अधिवेशनों का आयोजन किया गया। और भारत का सबसे शिक्षित एरिया उस वक्त के दौर में माना जाता था कोलकाता को, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वहां पे अधिवेशनों को आयोजित किया गया। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन दक्षिण भारत में कहां आयोजित की गई थी, तो गुवाहाटी में एकमात्र दक्षिण भारत में कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित हुई थी। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि वर्तमान भारत से बाहर कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए हैं, तो 2 अधिवेशन हुए हैं। जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में वह शहर है, लाहौर और कराची में 1929 और 1931 में जो अधिवेशन हुए वो लाहौर और कराची में अधिवेशन हुए। तो भारत से बाहर 2, दक्षिण भारत में 1, ज्यादा से ज्यादा अधिवेशन कहाँ हुए हैं, अधिक से अधिक अधिवेशन कोलकाता में। इन सब बातों पर भी विशेष ध्यान रखेंगे। आइए अब 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की बात करते हैं। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने की थी और ये अधिवेशन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी अधिवेशन में हमारे भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। तो इस अधिवेशन को हम लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि 1896 कोलकाता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने की थी, उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम
के कुछ पॉइंट्स की अगर बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखित आनंद मठ से लिया गया है। इसका ड्यूरेशन जो है, गायन का ड्यूरेशन जो है ये 65 सेकेंड में गाया जाती है। छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो आपको पहले से पता होगा। इस अधिवेशन को जो 1896 है, इस अधिवेशन को 1911 का अधिवेशन से इंटीग्रेट करके अगर याद करते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। 1896 और 1911 को एक साथ याद कीजिएगा। अगले स्लाइड में 1911 भी हम लिखेंगे, लेकिन एक बार सुन लीजिए कि 1911 का भी अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, लेकिन उसके अध्यक्ष जो थे विशन नारायण धर थे। और उस अधिवेशन को इसलिए हमें याद रखना है क्योंकि उस अधिवेशन में पहली बार हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाया गया था। और जन गण मन से संबंधित जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आपको पता ही होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा यह लिखा गया है हमारा देश का राष्ट्रीय गान। और साथ ही साथ ये भी आप याद रखेंगे कि रविंद्रनाथ न केवल अपने भारत देश के राष्ट्रगान बल्कि उनके द्वारा लिखित अमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। तो रविंद्रनाथ एकलौता ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रीय गान को लिखा है। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग 1911 वाला अधिवेशन को, वो हम लोग अगले स्लाइड पे भी चर्चा करेंगे। आइए आगे के अधिवेशन को देखते हैं। तो आसानी से याद करने के लिए आगे के ये तीनों अधिवेशन को एक दूसरे से इंटीग्रेट करके याद करते हैं यदि, तो हम लोग आसानी से 1905, 6 और 7 लगातार ये 3 अधिवेशन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेट हैं। अगर इंटीग्रेट करके याद करते हैं तो आसानी से हम बिना मेहनत किए याद कर सकते हैं। जैसे 1905 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। उस वक्त बनारस कहा जाता था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और यह एक नरमपंथी नेता थे, नरम दल के यह नेता थे। और इस अधिवेशन में जरूर बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, जिसको बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है, यानी जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द कराने के लिए आंदोलन किया जा रहा था। वो भारतीय बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये बंगाल विभाजन हो, लेकिन यह सांप्रदायिक आधार पे लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया था। तो उसी के विरोध में ये बंग भंग आंदोलन चलाया जा रहा था। तो इस अधिवेशन में बंग भंग आंदोलन को समर्थन जरूर दिया गया, लेकिन जिस प्रकार से गौरव दल के नेता चाहते थे कि आंदोलन का प्रारूप जो हो पूर्ण बहिष्कार हो या कुछ हिंसा का भी सहारा लिया जाए ताकि अंग्रेजों को पता चले कि हम बंगाल विभाजन करके गलती किए हैं, ये भारतीयों के हित में नहीं है, इसलिए ऐसे विरोध किया जा रहा है। लेकिन इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बना दिया गया। तो यहाँ पे नरम पंथियों का बोलबाला रहा और नरम पंथी अपने हिसाब से इस बंग भंग आंदोलन के प्रारूप को सेट किए और उसमें कोई भी हिंसात्मक सहारा नहीं लिया गया, इसलिए थोड़े से नाराज दिखे यहाँ पे गरम दल के नेता। ठीक अगले वर्ष आयोजित होना था कांग्रेस का अधिवेशन, बंग भंग आंदोलन के मुख्य केंद्र कोलकाता में आयोजित होना था। तो यहाँ पे गरम दल के नेता चाहते थे कि यह बंग भंग आंदोलन के मुख्य केंद्र में आयोजित हो रहा है यह अधिवेशन, तो वो चाहते थे कि हमारे विचार के समरूप वाला कोई नेता यानी गौरव दल का कोई नेता इस अधिवेशन का अध्यक्ष बने, ताकि हम कुछ बंग भंग आंदोलन के स्वरूप में कुछ परिवर्तन कर सकें और इस आंदोलन को और गति प्रदान कर सके। वो चाहते थे गौरव दल के नेता कि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक जैसे कोई गरमपंथी नेता जो है इसका अध्यक्ष बने, ताकि बंग भंग आंदोलन को हम लोग गति प्रदान कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस आंदोलन में स्वराज या स्वदेशी शब्द का पहली बार प्रयोग जरूर हुआ, लेकिन
गरम दल इस अधिवेशन में नाराज हुए। तो यहां से क्वेश्चन इस अधिवेशन से बनते हैं ये स्वराज से कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ। तो आपको याद रखना है कि कोलकाता अधिवेशन 1906 के कोलकाता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द जो है स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा विचलित करता है, इसका कंफ्यूजन मैं थोड़ा सा दूर करना चाहूंगा। स्वराज शब्द से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर ऐसे पूछेगा कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो सीधे आप कहेंगे 1906 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। यदि आपसे पूछता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था, तो आपको याद रखना है लखनऊ अधिवेशन 1916 के लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। उस अधिवेशन की और भी विशेषताएं हैं, हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे, लेकिन इतना याद रखेंगे कि स्वराज शब्द का पहला प्रयोग 1906, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है 1916 लखनऊ अधिवेशन। कभी कभी ये भी पूछ देता, कभी कभी नहीं, सबसे ज्यादा तो यही पूछता है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया। मैंने कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वराज कब लक्ष्य बनाया, यानी पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई, तो आपको याद रखना है 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, यानी कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अपना लक्ष्य बना लिया। तो इस प्रकार स्वराज शब्द से आते हैं प्रश्न। अब इस अधिवेशन पे थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि गरम दल के नेता चाहते थे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कोई गरम दल का नेता करे, लाला लाजपत राय चाहे बाल गंगाधर तिलक, और इस अधिवेशन में अध्यक्ष चुनने के लिए थोड़ा सा नोक झोंक हुआ गरमपंथी और नरमपंथी नेताओं के बीच, लेकिन आखिरकार दोनों में समझौता करा के कहा गया कि न कोई गरमपंथी बनेगा न कोई नरमपंथी बनेगा। दादा भाई नौरोजी जो है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं, इनको अध्यक्ष बना दिया जाए, झगड़ा समाप्त हो जाएगा। तो ये भी एक नरमपंथी नेता थे, बुजुर्ग थे, आखिरकार मान लिया गरमपंथियों ने और इनको अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन अगली बार स्वीकार कराया गया कि अगला अधिवेशन में जो होगा, वो अगला अधिवेशन जो भी होगा अगले साल, उसमें गरम दल का कोई नेता अध्यक्ष बनेगा और उस अधिवेशन का रखा गया स्थान निर्धारित किया गया कि अगला अधिवेशन नागपुर में होगा। और नागपुर जो था बाल गंगाधर तिलक जी का गढ़ था, तो स्पष्ट हो गया था कि अगला अधिवेशन जो है, अगले अधिवेशन का अध्यक्ष जो है बाल गंगाधर तिलक जी को बनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही अधिवेशन का समय नजदीक हुआ तो फिरोज शाह मेहता द्वारा अचानक अधिवेशन का लोकेशन चेंज करके नागपुर से, महाराष्ट्र नागपुर से स्थानांतरित करके उसका लोकेशन गुजरात सूरत में शिफ्ट कर दिया गया। और 1907 के सूरत अधिवेशन में भी एक नरमपंथी नेता रास बिहारी घोष को ही अध्यक्ष बना दिया गया। इस पर न केवल बहस हुआ नरमपंथियों गरमपंथियों के बीच, बल्कि अधिवेशन के बीच में ही एक दूसरे पर लोग कुर्सी चलाने लगे, चपला चपली होने लगा, एकदम से उग्र सा माहौल बन गया। और इस तरह से कांग्रेस में इस अधिवेशन में बहुत बुरा हुआ और इतना ज्यादा बात बिगड़ गई नरमपंथी और गरमपंथी नेताओं के बीच। और न केवल नरमपंथी और गरमपंथी नेताओं के बीच, बल्कि कांग्रेस के समर्थन में मुस्लिम लीग भी था साथ में, वो भी अलग हो गया। कांग्रेस से मुस्लिम लीग भी अलग हो गया और नरमपंथी गरमपंथी नेताओं में भी विभाजन हो गया। यानी कांग्रेस एकदम से इसमें फूट पड़ गई, कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो इसलिए यह अधिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है डायरेक्टली एग्जाम में
कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसकी अध्यक्षता एक नरमपंथी नेता रास बिहारी घोष ने की थी। अब आइए अगले स्लाइड में, यहाँ कांग्रेस का विभाजन हुआ है, अगले स्लाइड में मिलन कराते हैं कांग्रेस के नेताओं का। आइए अब आगे देखते हैं आगे के प्रमुख अधिवेशन को, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो मैं एक बताया था 1896 का अधिवेशन, जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, और उसी से इंटीग्रेट करके आप याद कर सकते हैं 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन को। वो भी कलकत्ता में ही अधिवेशन हुआ था, ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सैनी ने की थी और इसकी अध्यक्षता विषम नारायण धर ने किया था। तो धर से याद रखेंगे कि धर धरा के पढ़ा जाता है इसको। राष्ट्रीय गीत थोड़ा स्लो पढ़ा जाता है 65 सेकेंड में, और इसको धर धरा के पढ़ा जाता है 52 सेकेंड में। राष्ट्रगान जन गण मन पढ़ा जाता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, दोनों को एक दूसरे से इंटीग्रेट करके, कि 1896 कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत गाया गया था वंदे मातरम, और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में विषम नारायण धर की अध्यक्षता में राष्ट्रगान को गाया गया पहली बार, जन गण मन को। ठीक है, तो इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक दूसरे से याद कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अधिवेशन, इसको याद रखेंगे। आइए, जो हम 1907 में देखे थे कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उसका सुलह होता है, सुलह होता है 16 में। 100 से सुलह और 100 से 16 याद रखेंगे। सुलह होता है 16 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। मजूमदार से याद रखेंगे कि मजा आ गया कि नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग कांग्रेस सब एक हो गए। मजूमदार ने सबको मजा दिला दिया। तो यहां से क्वेश्चन आपको बनते हैं कि नरम दल और गरम दल, यानी कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का और नरम दल और गरम दल का फिर से विलय किस कांग्रेस का अधिवेशन में हुआ था, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार, याद रखेंगे। और एक और बात, जब हम लोग बिहार स्पेशल का जब सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला जी अपना प्रस्ताव लेकर आए थे और मंच से वो कहे थे कि हमारे जिला चंपारण में हम पर अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जा रहा है, जबरदस्ती 3 कठिया प्रणाली द्वारा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन पर जबरदस्ती हम लोगों से नील की खेती कराई जा रही है। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो नेताओं ने महात्मा गांधी की ओर इशारा करते हुए उनसे मिला दिया। ये सब कहानी हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल में। तो इसको उससे भी रिलेट करके, इंटीग्रेट करके कोई भी चीज को आप याद रखेंगे तो आपको कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप गेन कर पाएंगे। इसलिए आपको इस प्रकार से पढ़ना है। आइए अब अगले अधिवेशन की चर्चा करें। 17 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसकी पहली बार अध्यक्षता कोई महिला ने किया था। प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में आप याद रखेंगे एनी बेसेंट। यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम में, अगर पूछेगा ऐसे कि कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो एनी बेसेंट को कब चुना गया था, तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। लेकिन यही अगर कहे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो सरोजिनी नायडू को चुना गया था। तो कब चुना गया था, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 8 जोड़ देना है, तो 17 और 8 आपका हो जाएगा 25। यानी कि गांधी जी के ठीक बाद, गांधी जी 1924 में अध्यक्षता किए थे, और गांधी जी के अगले साल 1925 में सरोजिनी नायडू द्वारा अध्यक्षता की गई थी। आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट।
प्रथम भारतीय महिला, तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। साथ ही साथ एक और महिला, टोटल 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो और यदि हम 1925 में 8 जोड़ते हैं तो 1933 में एक और महिला अध्यक्ष बनी थी, नलिनी सेन गुप्ता, जो तीसरी महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी कांग्रेस के। तो इस तरह से आप याद रखेंगे 3 महिलाओं को भी अवसर मिला था कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का। पहली महिला अध्यक्ष जो थी वह गैर भारतीय महिला अध्यक्ष थी, लेकिन कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष उनको हम कहेंगे एनी बेसेंट। और दूसरी, इसमें 8 जोड़िएगा तो 1925 में सरोजिनी नायडू, फिर 8 जोड़िएगा तो 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। ये 3 महिलाएं जुड़ी थी। आगे देखते हैं अगला अधिवेशन जो यहाँ पे हम लोग समझते हैं 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में जो हुआ था, दो अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था। एक, वैसे तो आप लोग जनरली जानते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन जो साल के अंत में दिसंबर के महीने में ठंडी के मौसम में वार्षिक अधिवेशन होते थे, लेकिन 1920 में पहली बार ऐसा हुआ कि समय से पहले एक अधिवेशन बुलाया गया। तो वैसे अधिवेशन को विशेष अधिवेशन कहा जाता है। तो 1920 में 2 अधिवेशन हुए। एक अधिवेशन के समय से पहले कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन रखा गया, जिसके अध्यक्ष के रूप में लाला लाजपत राय को चुना गया। और इस अधिवेशन में कोई खास काम नहीं हो पाया। जिस उद्देश्य से रखा गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। अलग अलग नेताओं के अलग अलग राय थे, यानी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित नहीं हो पाया। तब वार्षिक सम्मेलन ठीक अपने समय पर दिसंबर महीने में नागपुर में आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष के रूप में वीर राघवाचारी को चुना गया और यहाँ पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में दोनों देगा, 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, 1920 का नागपुर अधिवेशन, और भी 2 अधिवेशन दे देगा ऑप्शन में। तो आप याद रखिएगा 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इस बात को आप याद रखेंगे। 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बेलगांव कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महात्मा गांधी केवल एकमात्र इसी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अपने जीवन में एक ही बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो 1924 में की थी। कहाँ की थी आपको याद रखना है, बेलगांव कर्नाटक में की थी। ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महात्मा गांधी एक बार अधिवेशन किए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं 1925 ईस्वी का 1925 ईस्वी में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसको हम बता चुके हैं अभी कि एनी बेसेंट के बाद पहली भारतीय महिला, यानी कि इसमें 8 जोड़ेंगे तो 1925 में सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अधिवेशन कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं और मिलते रहेंगे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, या कांग्रेस ने, ऐसे पूछता है कि कांग्रेस अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज किस अधिवेशन में बनाया, यानी पूर्ण स्वराज को कांग्रेस अपना लक्ष्य कब बनाया। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बना लिया, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। देखिए 1885 से लेकर 1929 तक लगातार प्रत्येक साल अधिवेशन होते रहे।
बीच में 1920 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, यानी 1920 में 2 बार हुआ था और एक भी वर्ष खाली नहीं गया था, बीच नहीं गया था। पहली बार 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। तो अगले स्लाइड पर अब कुछ और रह गए हैं 4-5 प्रमुख अधिवेशन, उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो समाप्त। आइए अब आगे देखते हैं आगे के कुछ प्रमुख अधिवेशन। जैसे 1931 ईस्वी में कराची में अधिवेशन हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। इसकी अध्यक्षता की जिम्मेवारी। इस अधिवेशन में प्रमुख कार्य क्या हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों के लिए मांग किए थे और एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ था कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। साथ ही साथ इस अधिवेशन से संबंधित एक और महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रखेंगे कि इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था 1931 के कराची अधिवेशन में। अगला अधिवेशन फैजपुर में हुआ था 1936 ईस्वी, जो महाराष्ट्र में है, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब तक जितने भी अधिवेशन हुए थे सारे के सारे शहर में हुए थे। ये पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में आयोजित किया गया, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछ सकता है कि कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार एकमात्र गांव में कब आयोजित किया गया। तो आपको याद रखना है 1936 फैजपुर अधिवेशन, 1936 का अधिवेशन जो हुआ फैजपुर गांव में आयोजित किया गया था। उसके बाद 1938 के अधिवेशन के ठीक बाद 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में पुनः सुभाष चंद्र बोस को फिर से अध्यक्ष पद पर चुन लिया गया। ये अधिवेशन हमें इसलिए याद करने हैं क्योंकि इस अधिवेशन में गांधी जी रुस गए थे, क्योंकि उनके कैंडिडेट पटाभी सीतारामैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो गांधी जी यहाँ पे नाराज हो गए थे। इनके नाराजगी को सम्मान करते हुए सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। उसके बाद इस अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के पद से इस्तीफा देते हुए सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की कांग्रेस के अध्यक्षता से त्याग पत्र देने के बाद। उसके बाद अगले अधिवेशन पे आते हैं 1940 का रामपुर अधिवेशन। इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष बनाया गया। ये अधिवेशन हमें कुछ पॉइंट से रिलेटेड याद करना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद से रिलेटेड पॉइंट है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे, 1940 से लेकर 1945 तक, क्योंकि आपको पता है कि इसी बीच भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था। देश के साथ द्वितीय विश्व युद्ध भी यहाँ पे जारी था, इसलिए कोई भी इस बीच अधिवेशन नहीं हुआ और अध्यक्ष पद पर मौलाना अबुल कलाम आजाद बने रहे। इसके साथ दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है कि यह सबसे कम उम्र के सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। उसके बाद आखिरी हम लोग देखेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन 1946 ईस्वी में मेरठ में हुई थी। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसको हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि ये आजादी के समय यह अधिवेशन हुआ था। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि देश के आजादी के समय यानी भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर आसीन कौन था, तो वो थे जेबी कृपलानी। मैं आशा करता हूं कि आपको याद हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा बंगाल विभाजन। जय हिंद, जय भारत।